नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? तो जल्दी से लाइव आ जाइए, सेशन को शेयर करिए, जुड़िए मेरे साथ। जितने भी साथीगण यहां पर लाइव हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करेंगे और पेन कॉपी उठा लेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूं बेहतरीन चीज़ें यहां पर चल रही हैं। आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा बहुत ही शानदार तरीके से हमने संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा का निर्माण किया, हमने प्रस्तावना के बारे में भी पढ़ा और भी सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोग आ जाइए सभी साथीगण जितने भी यहां पर देख रहे हैं। हाँ जी, देखिए मैं सूची और समिति, अनुसूचियां और समितियां एक दिन कराऊंगा, ठीक है। एक दिन कराऊंगा, जिस दिन मैं मुझे लगेगा कि मुझे मैराथन लेनी है उस दिन मैं वो कराऊंगा। जैसे कि राष्ट्रीय चिन्ह हो गए या समितियां हो गई और अनुसूचियां हो गई, वो एक दिन मैं अलग में ही करा दूंगा, ठीक है। हम लोग पहला चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मित्रों को नमस्कार। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर आप लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने कल बात की थी संविधान सभा के बारे में, निर्माण के बारे में, संविधान के स्रोत के बारे में। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि संविधान में, संविधान के जो स्रोत थे वहां पर वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया था? चलिए बताइए। हाँ जी, अंकित भाटी का चेला नमस्कार, धन्यवाद। बताइए जल्दी जल्दी से कौन कौन साथी बता रहे हैं कि वित्तीय आपातकाल हमने किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन कौन साथी बता रहे हैं? क्या आंसर देंगे आप लोग? चलिए बताइए। यूएसए के संविधान से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने आपातकालीन व्यवस्था कहां से ली है? बताइएगा कहां से हमने आपातकालीन व्यवस्था ली है? कौन साथी बताएंगे? क्योंकि कल हम लोगों ने किया था और आप लोग यदि रिवीजन नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी टीचर नहीं करा सकता। जब तक आप खुद से रिवाइज ना करें आपको याद हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग लाइव रहें, है ना, लाइक भी कर दें। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि साहब ये बताइए ये किसमें दिया हुआ है। तो आज हम लोग संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे। एक पार्ट है संविधान का, पार्ट 1, और इसमें जो आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल्स यहां दिए हुए हैं 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। मैं आपको राज्य पुनर्गठन आयोग भी पढ़ाऊंगा, रीस्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी पढ़ाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। एसके धर कमीशन भी हम लोग पढ़ेंगे, जेवीपी कमेटी भी हम लोग पढ़ेंगे। सभी साथियों को बिल्कुल वो आप लोग रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा, रिवीजन बहुत जरूरी है माय डियर। जितने भी साथी हैं रिवीजन आप लोग जरूर करिएगा। हम लोग यहां पर बात करेंगे कि एक आर्टिकल आप लोगों के लिए है, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इसमें लिखा है भारत, दैट इज इंडिया, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ होगा। क्या लिखा है? कि भारत राज्यों का संघ होगा। हम लोग जानते हैं आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, तो आप कहेंगे भारत राज्यों का संघ होगा। सभी लोग लिखना कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? अ यूनियन ऑफ स्टेट। आप लोग लिख लेना, अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है जी। भारत राज्यों का संघ होगा, अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब बात ये आती है, क्या जितने भी राज्य हैं, क्या जितने भी राज्य हैं वो किसी समझौते का परिणाम है या उनको शामिल किया गया है? किसी संधि कारणवश शामिल कर लिया गया या किसी समझौतेवश उनको शामिल कर लिया गया, या क्या रीजन रहा है? बिल्कुल, तो आप लोग कहेंगे कि भारत में जो भी राज्य शामिल हैं उनको उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग शामिल किया गया है। भारत से अलग होने की आजादी नहीं है, उन राज्यों को भारत से अलग होने की आजादी नहीं है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने की आजादी नहीं होगी। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ रहे हैं? कितने राज्य हैं, कुल कितने राज्य होंगे? तो आप लोग क्या कहिएगा कि भारत में जो भी राज्य हैं, यहां पर मैं लिख दूं क्या पॉइंट? यहां पर लिख दूं राज्यों को संघ से अलग होने की आजादी नहीं है। राज्यों को संघ से, संघ मतलब यहां पर यूनियन है, संघ का मतलब यहां पर किससे है? यूनियन से अलग होने की आजादी नहीं है, अलग होने की आजादी नहीं है। समझ रहे आप लोग? अलग होने की
आजादी नहीं है। ठीक है भैया, आजादी नहीं है, ये चीज आप लोग लिखना। यानी कि अब आगे बात करते हैं। एक अनुसूची दी हुई है, इसी में एक शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल 1। अनुसूची 1 क्या कहती है? अनुसूची 1 क्या कहती है, उसमें क्या लिखा हुआ है? एक अनुसूची दी हुई है भैया, माय डियर। अनुसूची 1, ठीक है जी, अनुसूची 1। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र कितने होंगे, भारत का राज्य कौन कौन से हैं, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो यहां पर हम लोग बात करें, रिपीट कर देता हूं, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत में जो भी राज्य होंगे वो किसी संधि या समझौते के अधीन भारतीय संघ में शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए उन राज्यों को संघ या यूनियन से अलग होने की आजादी नहीं है। ठीक है, कि यूपी कहने लगे भाई मैं भारत से अलग हो जाऊंगा, नहीं, परमिशन ही नहीं है। अब यहां पर हम कहेंगे इसमें 28 राज्यों का जिक्र किया गया है। कितने? 28 राज्यों का जिक्र किया गया है कि साहब कितने स्टेट्स हो जाएंगे, और 8 केंद्र शासित राज्यों का जिक्र किया गया है। कितने? 8 केंद्र शासित राज्यों का जिक्र किया गया है। यानी कि यूटीज कितनी है? तो आप कहेंगे यूनियन टेरिटरी स्टेट कितने हैं? तो आप कहेंगे 8 हैं। कितने हैं जी? 8 हैं। देख रहे हो आप लोग भैया, सेशन को शेयर करते हो, लाइक करते हो क्या? लाइक भी कर दिया करो। तो हम लोगों ने आर्टिकल 1 पढ़ा, हमने आर्टिकल 1 पढ़ा कि साहब वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य। पहले 29 थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को अक्टूबर 2019 में क्या कर दिया गया भैया? एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है जी, क्या कर दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग बने तो हो गए 9, पहले 7 थे, हो गए 9। लेकिन दमन दीव और किसको? नगर हवेली को फिर से मिलाकर एक कर दिया, तो कितने हो गए? तो आप लोग कहेंगे 8 हो गए। कितने हो गए जी? 8 हो गए। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 की मैं बात करता हूं, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि संसद को यह अधिकार है कि संघ में नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों के प्रवेश के लिए कानून बना सकती है। यानी कि जब कोई नया राज्य बनेगा, जब कोई नया स्टेट बनेगा, तो उसके लिए संसद कानून बना सकती है, अधिनियम बना सकती है। क्या कर सकती है? अधिनियम बना सकती है। ये सारे प्रावधान आर्टिकल 2 में दिए हुए हैं। अब बात आएगी कि सर कैसे बना सकती है और कौन कौन से राज्य इसमें शामिल होंगे। तो एक सिंपल सी भाषा लिख रहा हूं, एक नॉर्मल सी भाषा लिख रहा हूं। जब कभी विदेशी क्षेत्रों को या जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है, इंडियन टेरिटरी में शामिल किया जाता है, तब हम लोग कहेंगे आर्टिकल 2 के तहत या आर्टिकल 2 में दिए गए प्रावधानों के तहत भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में शामिल किया जाएगा। तो आप कहेंगे संघ में नए राज्य, संघ जिसे हमने यूनियन कहा है, संघ में नए राज्य जिसे हम न्यू स्टेट कहते हैं, नए राज्य या न्यू स्टेट की बात करेंगे के प्रवेश स्थापना आप कहेंगे जी नए राज्य की स्थापना प्रवेश के लिए भैया क्या होगा? संसद कानून बना सकती है। संसद क्या कर सकती है? संसद कानून बना सकती है। यहां पर आप लोग देखना, संसद क्या कर सकती है? कानून यानी कि लॉ बना सकती है। क्या कर सकती है जी? लॉ बना
सकती है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ना बना सकती है। अब जैसे कि बाहरी क्षेत्र कौन शामिल होगा, इसके तहत जो बाहरी क्षेत्र होंगे, जो बाहरी क्षेत्र होंगे, जो आउटर एरियाज होंगे, यहां पर मैं लिख दूं क्या, आउटर, ये जो एरियाज हैं आप लोग कहेंगे साहब जो आउटर एरिया होंगे, इन एरियाज को किस में, भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि एक आर्टिकल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल तौर पर बताता हूं, एक एग्जाम्पल तौर पर बताता हूं। हुआ क्या, सिक्किम को सब जानते हैं, सिक्किम को सब लोग जानते हैं कि सिक्किम भी एक राज्य बना था। आप लोग जानते हैं कि सिक्किम के लिए क्या किया गया था, तो हम लोग जानते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिक्किम को राज्य कब बनाया गया, आप लोग मुझे बताइए सिक्किम के लिए क्या किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं सिक्किम के लिए क्या किया गया, एक भैया 35वां संविधान संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन किया जाता है, संविधान संशोधन किया गया माय डियर। और ये संविधान संशोधन कब किया गया था, संविधान संशोधन 1974 में किया गया। इसके द्वारा क्या किया गया, एक आर्टिकल जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 2A जोड़ा गया। कौन सा, संविधान में एक आर्टिकल 2A जोड़ा गया और इसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। क्या राज्य का दर्जा दिया, सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। सिक्किम को कौन सा, सह राज्य, जिसको हम एसोसिएट स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एसोसिएट स्टेट कहेंगे। एसोसिएट स्टेट का दर्जा या संघ राज्य का दर्जा अभी नहीं मिला है, केवल सह राज्य का दर्जा मिला है। आर्टिकल 2A जोड़ दिया गया, समझ गए। अभी सिक्किम को हम राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं, अभी हम सिक्किम को राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं, अभी हम सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे रहे हैं, सह राज्य का दर्जा दे रहे हैं। आर्टिकल 2A हमने कब जोड़ा, तो आप कहेंगे 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से एक आर्टिकल 2A जोड़ा गया, जिसमें हमने सिक्किम को एसोसिएट स्टेट या सह राज्य का दर्जा दे दिया। अब हम इसे राज्य बनाएंगे, अब हम इसे राज्य बनाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में किया और इसके तहत हमने आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 2A को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया जी, इसको हमने समाप्त कर दिया। समाप्त करके सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया। क्या कर दिया जी, सिक्किम को हमने राज्य का दर्जा दे दिया। सिक्किम को किसका, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया, का दर्जा दे दिया। यानी कि सिक्किम राज्य कब बना, तो आप कहेंगे 1975 में। कब बना मेरे भैया, 1975 में सिक्किम राज्य बन जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी सारी आप लोगों को। मुझे बताइए कि साहब सिक्किम राज्य कब बन जाता है, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को राज्य का दर्जा मिल जाता है। सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला, 2A समाप्त कर दिया गया। अब बताओ यहां पर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है? चलिए बहुत बढ़िया, रिपीट कर देता हूं माय डियर। हमने पढ़ा अनुच्छेद 2 में जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में, इंडियन टेरिटरी में शामिल किया जाता है या नए राज्य के रूप में प्रवेश किया जाता है, नए राज्य की स्थापना बाहरी क्षेत्र से की जाती है, तब हम आर्टिकल 2 का सहारा लेते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे, समझना आप लोग, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक आर्टिकल है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है नए राज्य की स्थापना। अब आप कहेंगे अरे सर अभी तो आपने 2 में भी नए राज्य की स्थापना करवा दी और 3 में भी नए राज्य की स्थापना करवा रहे हो, ऐसा क्यों? आर्टिकल 2 में नए राज्य हमने बाहरी क्षेत्रों से बनाए हैं और इसमें हम भारतीय क्षेत्र को ही एक राज्य से छोटा सा हिस्सा, दूसरे राज्य से छोटा सा हिस्सा, या हमने छोटे छोटे भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बना लिया। क्या कर लिया? लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाक से ले लीजिए बेटा नवीन, बिल्कुल फटाक से लीजिए माय डियर।
ठीक है जी। चलिए हम आगे बात कर रहे थे, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, आप लोग इसको समझना, ये सिंपल सी चीजें हैं। तो आप कहेंगे नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना, ठीक है जी, नए राज्य की स्थापना कौन से आर्टिकल में हो रही है? स्थापना। अब आप कहेंगे नए राज्य की स्थापना, ये भारतीय संघ से ही, भारतीय संघ में ही इसकी स्थापना होगी, भारतीय संघ में ही इसकी स्थापना होगी, यानी कि छोटे छोटे भारतीय क्षेत्रों को लेकर, और इसी के माध्यम से राज्य का नाम बदला जाएगा, राज्य का नाम परिवर्तन। यदि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, नाम बदलना है, किसी राज्य का नाम चेंज करना है, तो वो भी क्या होगा? तो वो भी आर्टिकल 3 के तहत ही होगा। यदि किसी राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी करनी है, राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी करनी है, सीमा में वृद्धि या कमी करनी है, वृद्धि या कमी करनी है, तो ये भी आर्टिकल 3 के तहत होता है। किसके तहत? 3 के तहत होता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरे भैया? चलिए बहुत शानदार। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सारी चीज़ों की। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब, जैसे कि मान लीजिए ये यूपी है, ये क्या है? ये पूरा यूपी था, लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत यूपी को 2 भागों में बांट दिया, एक बना दिया यूके और एक बना दिया यूपी। तो ये जो राज्य बांटे गए थे, ये राज्य अनुच्छेद 3 के तहत बांटे गए। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत बांट दिए गए। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा जी रोहित जी, अगर इतने सिंपल पे भी नहीं आ रहा है ना, तो फिर मुझे नहीं पता कि आपको आएगा भी या नहीं। चलिए समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। हमने पढ़ लिया, जब कभी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होगा, किसी राज्य की सीमा यानी कि बाउंड्री में बढ़ाया जाए या घटाया जाए, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत होता है। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत होगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं आर्टिकल 4 की। बहुत कंफ्यूजन करता है, लेकिन अब नहीं करेगा। अनुच्छेद 4 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, लेकिन अब नहीं करेगा। रीजन क्या है? रीजन आप लोग समझना, रीजन ये है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून बनाए जाते हैं, जो विधियां बनाई जाती हैं, वो साधारण विधेयक से बनती हैं, नॉर्मल विल से बनाई जाती हैं। अनुच्छेद 2 और 3 में जब कभी विधियां या कानून बनाए जाते हैं, वो साधारण विधेयक से बनते हैं और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, यानी कि कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग? हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों को समझना मेरे भैया, कि इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के द्वारा, 3 के द्वारा बनाई गई विधियां या लॉज, जितनी भी विधियां हैं या लॉज हैं, ये जो लॉज होंगे, कानून होंगे, ये अनुच्छेद आर्टिकल या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ध्यान रखना, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। ये चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? कि साहब अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी कानून बने थे, वह कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। समझ में आया आपको? और ऐसा प्रावधान आर्टिकल 4 में दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 4 में दिया गया है।
ठीक है जी, समझ रहे हैं भैया, बहुत बेसिक चीजें मैं करा रहा हूं। अगर और अच्छा लगता जब आप लोग इस सेशन को लाइक कर देते, और अच्छा लगता जब आप लोग इस सेशन को शेयर कर देते, मजा आता पढ़ने में, अभी भी आएगा, अभी भी वही रिदम रहेगा पढ़ाने और पढ़ने का, लेकिन तब और ज्यादा आता जब आपकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता। समझ गए आप लोग ये सारी चीजें? चलिए, तो हमने कहा यहां पर कि अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि ऐसे कानून जो 2 और 3 के तहत बनाए गए हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होंगे। रीजन क्या है? ये कौन है भाई आई लव यू वाला? पीहू आई लव यू? अरे पढ़ने आए हो या आई लव यू करने? नसें काटोगे? नसें नसें ही काटते दिखाई दोगे। जा बेवफा जा, तुझे भुला दिया है। पढ़ना पढ़ाना है नहीं। आई लव यू आई लव यू, अरे लव यू की स्पेलिंग भी पता है। चले हैं प्यार करने, दूध के दांत टूटे नहीं प्यार करेंगे। निब्बा निब्बी वाला प्यार मत करो, पढ़ लो। प्यार ही करना है तो कर लो इस वर्दी से जो चमका देगी सितारों में आपके नाम को, रोशन कर देगी आपके मां बाप के नाम को। कुछ ना रखा है निब्बा निब्बी में, सिर्फ रिचार्ज कराने तक सीमित रहोगे। छना बाबू थाना थाया? नहीं थाना थाया, क्योंकि फूंक खूब भर रहे हो, ठूस ठूस के भर रहे हो, लेकिन फोन पे छोना बाबू थाना थाया तो नहीं थाया। पढ़ लो चुपचाप, यहां आए बड़े लब करने। चलो यहां पर हम समझेंगे, नोट करके लिखना। नोट लिखवा रहा हूं, यहां पर नोट लिखवा रहा हूं भैया, क्योंकि ये जो संविधान संशोधन होते हैं, संविधान संशोधन विशेष बहुमत से होता है। यहां पर लिखना आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन कैसे होगा? तो आप कहेंगे इसमें संविधान संशोधन विशेष बहुमत से होता है। संविधान संशोधन 2/3 विशेष बहुमत से होगा। कैसे होगा? विशेष बहुमत से होगा, और प्लस आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है। लेकिन यह साधारण संशोधन होगा। क्या होगा जी? इसके लिए साधारण विधि द्वारा कानून बनेंगे, साधारण विधि द्वारा कानून बनेंगे। इसलिए इनमें किए गए संशोधन इसमें किए जाने वाले संशोधन से अलग होते हैं। क्या होते हैं जी? अलग होते हैं। चलिए लिख लिया आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यहाँ तक पढ़ लिए। हाँ जी, आगे बात कर लें, इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात ये आती है कि एक केस था वेरुवादी मामला। कौन सा था? वेरुवादी या वेरुवादी केस। इस केस में क्या था? एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस में क्या कहा गया? इस केस में कहा गया कि सर अनुच्छेद 3 में कितनी शक्ति है? क्या इतनी शक्ति है कि संसद साधारण विधेयक से भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकती है? क्या कहा गया कि साहब ये बताओ कि अनुच्छेद 3 में शक्ति कितनी है, कितनी पावर है कि वो भारतीय संघ क्षेत्र को, भारत के क्षेत्र को दूसरे देशों को सौंप सकता है या नहीं। यहां पर एक मामला आता है, तो इसके समक्ष एक मामला आया आर्टिकल 3 को लेकर, 3 की शक्ति को लेकर। आर्टिकल 3 में कितनी शक्ति है, पावर कितनी है, क्या वह यहां पर लिखना। मेरी स्पीड नॉर्मल है बेटा, बहुत नॉर्मल स्पीड है, बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड लेकर चल रहा हूं। बताइए क्या अभी भी आप लोग मुझे बताएं, क्या यहां पर स्पीड तेज है? अनमोल जी कह रहे हैं सर बहुत तेज चल रहे हो। बताओ बेटा स्पीड तेज है क्या? वेरुवादी मामला था, इसमें कहा गया क्या संसद के पास इतनी शक्ति है? यहां पर लिखा क्या संसद यहां लिखा था, एक क्वेश्चन था, क्या संसद साधारण विधेयक से जिसे हम नॉर्मल बिल कहते हैं, नॉर्मल बिल
के माध्यम से, के माध्यम से भारतीय संघ क्षेत्र से, भारतीय संघ का क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है, किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है, सौंपा जा सकता है। ये क्वेश्चन था। क्या अगर मान लीजिए जैसे कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के जो ऊपर वाला क्षेत्र है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, क्या वो अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी दूसरे देश को दे सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साधारण विधेयक से संसद ऐसा नहीं कर सकती। आंसर आया है इसका आंसर आया कि संसद, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट साधारण विधेयक से ऐसा नहीं कर सकती, साधारण विधेयक से ऐसा नहीं कर सकती, साधारण विधेयक से ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, नहीं कर सकती। ठीक है जी, नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। चलिए हम लोग बात करेंगे इसके लिए क्या किया गया। वेरुवादी मामला आता है, इसके लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 में किया जाता है, 1960 में किया गया। ठीक है, 9वां संविधान संशोधन 1960 के माध्यम से जो वेरुवादी वाला क्षेत्र था, वेरुवाड़ी क्षेत्र ये किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया जी? वेरुवाड़ी जो एरिया था ये किसको सौंप दिया गया? वेरुवाड़ी एरिया किसको सौंप दिया गया? ये भैया पाकिस्तान को दिया गया। किसको? पाकिस्तान को दिया गया। समझ गए आप लोग कि भैया पाकिस्तान को वेरुवादी क्षेत्र कब दिया गया था? तो 9वां संविधान संशोधन 1960 के माध्यम से पाकिस्तान को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए लिख लिया आप लोगों ने। बहुत सिंपल है, लेकिन संख्या आप लोगों की नहीं बढ़ रही। इसका मुझे थोड़ा सा दुख भी रहता है कि भाई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इसको आप लोग शेयर कर लीजिए, थोड़ा सा लाइक कर लीजिए, जल्दी जल्दी से इसको लाइक कर लिया होगा। जल्दी से बताएंगे, जितने भी मेरे साथी हैं इसको लाइक कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो भैया अच्छी बात है। अब हम लोग बात करेंगे, नोट लिखना आप लोग, नोट लिखना। क्या किया गया भैया? क्या किया जाता है? 100वां संविधान संशोधन किया गया, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है 2015 में। 2015 में एक 100वां संविधान संशोधन किया गया और इसके माध्यम से भारत ने, यानी कि इंडिया ने क्या किया जी? इंडिया ने भैया भारत के, इंडिया ने भैया अपने कितने क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे? अपने 111 क्षेत्र किसको दे दिए? बांग्लादेश को दिए। किसको दिए जी? बांग्लादेश को दे दिए। किसको दे दिए? बांग्लादेश को दिए। ठीक है जी, बांग्लादेश को दिए। और बदले में क्या मिला? बदले में मात्र 51 क्षेत्र मिले। बदले में मात्र कितने? बदले में मात्र 51 क्षेत्र भारत को मिले। ठीक है जी, 51 क्षेत्र भारत को मिले। ये चीज आप लोग लिखना भैया कि भैया क्या हुआ, क्या होता है। तो आप कहेंगे कि एक संविधान संशोधन किया गया, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। हाँ जी, 2015 में इंडिया ने अपने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, बदले में बांग्लादेश से मात्र 51 क्षेत्र मिले। पिछला समझा दूं, पिछला मैंने ये कहा था कि वेरुवादी मामला था, जिसमें यह कहा गया कि संसद के पास अनुच्छेद 3 को लेकर कितनी शक्तियां हैं कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंप सकती है या नहीं। यह मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि संसद साधारण विधेयक से ऐसा नहीं कर सकती, नॉर्मल विल से ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए संसद को क्या करना पड़ेगा? विशेष बहुमत से संविधान संशोधन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चेक तो किया करो, आप लोग चेक तो किया करो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे भाषाई आधार पर। किस पर? भाषाई आधार पर। इंग्लिश में भी लिखूंगा भाषाई आधार पर, आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है जी, पुनर्गठन। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? पुनर्गठन यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बेसिस ऑन लिंग्विस्टिक। ठीक है जी, या हम ऐसे लिख सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन, आप लोग लिखना रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ऑफ द states basis on linguistic, या ऐसे लिख लो इसको। अच्छा अब मिटेगा। स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक बेसिस, ये आप लोग लिख लीजिए जी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भाषा के आधार पर राज्य बनाने की जो डिमांड चल रही थी वो बहुत पहले से चल रही थी, बहुत पहले से चल रही थी। बिल्कुल लिख रहे हैं स्टडी जी, बिल्कुल लिख रहे हैं, हम लोगों ने लिख दिया है, हम लोग लिख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए हमने पढ़ा था कि साहब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन बेसिस लिंग्विस्टिक बेसिस। अब यहाँ पर चर्चा ये आ गई, यहाँ पर चर्चा ये आ गई भैया कि ये बताइए कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग चलने लग गई थी। भाषा के आधार पर मांग बनाने की जो स्टेट को बनाने की मांग चल रही थी उसमें क्या हो रहा था? अनुच्छेद 4 को रिपीट कर दूं? चलिए पीडीएफ मिलता है भैया, पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाकर, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर एक बीच में स्लॉट आता है फ्री पीडीएफ, फ्री कोर्सेज। तो उसमें जब फ्री कोर्सेज में जाएंगे तो वहां पर परमवीर बैच है एसएससी जीडी का, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 4 को लेकर, एक मित्र थोड़ा असमंजस में है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि 2 और 3 आर्टिकल 2 एंड 3 में जो कानून, जो लॉ बने हैं वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएंगे। सिंपल था, बस खत्म खत्म। चलिए हम बात करते हैं तो क्या किया गया? एस के धर आयोग बनाया जाता है, एक धर आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया भैया? धर कमीशन बनाया जाता है, धर कमीशन बनाया गया। कौन सा कमीशन? धर कमीशन बनाया जाता है, समझना आप लोग। धर आयोग बनाया गया। इस आयोग में भैया 4 सदस्य थे। इस आयोग में कितने? आप कहेंगे साहब ये 4 सदस्य संस्था थी, 4 सदस्य संस्था थी। कभी नहीं पूछा जाता है सदस्यों का नाम। 4 सदस्य संस्था, 4 सदस्य संस्था थी। इसको ऐसे लिखना कि साहब ये 4 सदस्य संस्था थी। चलिए ऑर्गेनाइजेशन में 4 सदस्य थे इसमें। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, हेड कौन थे? तो आप कहेंगे साहब इसके हेड थे एस के धर। कौन थे जी? एस के धर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे जी? एस के धर इसके अध्यक्ष थे। अब इसको बनाया कब गया? अब इसको बनाया कब जाता है? कौन कौन साथी बता देंगे कि इसको बनाया कब गया था? जल्दी से बताइए, इसको कब बनाया गया मुझे बताओ तो। 1947 में, 1947 में कब बनाया गया?
धर आयोग की हम बात कर रहे थे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हम कर रहे थे। हाँ जी, थोड़ा सा हम लोग यहीं पर चलते हैं। 27 नवंबर 1947 में इसका गठन किया गया। 27 नवंबर 1947 में इसका गठन हो जाता है, इसका कंपोजिशन हो जाता है कि साहब इसका कंपोजिशन कब किया गया था, तो आप कहेंगे साहब इसका गठन किया गया 27 नवंबर 1928 में। बहुत अच्छा पूछा जाता है, बहुत अच्छा पूछा जाता है। ठीक है जी, हाँ जी, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। तब बात करें कि इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी, धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी, मुझे बताइए। तो इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 10 दिसंबर 1948 में। 10 दिसंबर 1948 में जब इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा, राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाएगा, रीऑर्गेनाइज ऑफ स्टेट होंगे, तो वो भाषा के आधार पर ना किए जाएं, उन्हें भाषा के आधार पर ना किया जाए, बल्कि उनको भैया कैसे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, ज्योग्राफिकल एरियाज के आधार पर, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट की जो सुविधाएं होंगी उनके आधार पर बांट दिया जाए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहां पर बात करें कि इनकी पहली सिफारिश थी राज्यों को भाषा के आधार पर ना बनाया जाए, राज्यों को भाषा के आधार पर ना बनाया जाए, भाषा के आधार पर ना बनाया जाए। ठीक है जी, भाषा के आधार पर ना बनाया जाए, समझ गए आप लोग, ना बनाया जाए। यहां तक आप लोगों ने लिख लिए बेटा, थोड़ा सा शेयर कर दो रे बच्चा, थोड़ा सा शेयर कर दो। दूसरा इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन रीऑर्गेनाइज, इनको रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, रीऑर्गेनाइज्ड इनको कैसे किया जाए, बताइए जल्दी से, क्या किया जाए भैया, रीऑर्गेनाइज्ड कैसे किया जाएगा। तो भैया क्या कहा गया कि इनका रीऑर्गेनाइज, राज्यों का रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, बताओ जल्दी से। यहां पर लिखता हूं कि भैया इनको कैसे रीऑर्गेनाइज इनको कैसे किया जाए, तो आप लोग कहना कि इनको भाषा के आधार पर ना करके प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर, किसके आधार पर, प्रशासनिक व्यवस्था, ओहो चाय की आवश्यकता है, प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है जी, व्यवस्था। यहां पर हम लोग कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो भी भैया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा वहां का, उसके आधार पर उन्हें बांटा जाए। दूसरा इन्होंने इसी में कहा कि भैया उसका भौगोलिक एरिया के आधार पर, कैसे, भौगोलिक, तो आप कहेंगे ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि इसको हम कहेंगे साहब जियोग्राफिकल एरियाज के आधार पर उनको बांट दिया जाए, एरियाज के आधार पर बांट दिया जाए। उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर, वित्तीय स्थिति के आधार पर बांटा जाए, वित्तीय स्थिति जिसे हम फाइनेंशियल कंडीशन कहेंगे कि साहब फाइनेंशियल, आप कहेंगे फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है जी, ये मुझे आप लोग बताइएगा कि ये आप लोग मुझे बता रहे हैं कि साहब राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना कर किसके आधार पर होगा, भाषा के आधार पर ना किया जाए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक सुविधा और वित्तीय सुविधा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। अब भैया इनकी आलोचनाएं हो गई, इनकी आलोचनाएं होती हैं, जब इनकी आलोचनाएं होने लग गई तो एक कमेटी और बनाई गई, एक कमेटी और बनाई जाती है जिसे हम जेबीपी कमेटी कहते हैं। जेबीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और भैया पटाभी सितार मैया समिति का गठन किया जाता है दिसंबर 1948 में।
कब? दिसंबर 1948 में। यहां तक लिख लिया आप लोग? बिल्कुल मिलेगा बेटा, नोट्स तो डेली मिल रहा है, नोट्स तो आपको डेली मिल रहा है। चलिए हम लोग बात करेंगे, अब एक कमेटी और बनाई गई थी, एक कमेटी और बनाई गई, हम लोग यहां पर बात करते हैं कि साहब एक जेबीपी कमेटी और बनाई गई थी, जेबीपी कमेटी और बनाई जाती है, जेबीपी समिति। कौन सी समिति थी? जेबीपी समिति। इसको हम इंग्लिश में जेबीपी कमेटी के नाम से पढ़ेंगे। जेबीपी कमेटी कब बनाई गई थी? तो आप लोग कहेंगे इसका गठन किया गया दिसंबर 1948 में। ठीक है जी। और इसमें कौन कौन थे? तो जैसे कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। उसके जवाहरलाल नेहरू थे, बी से बने थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी। और पी से कौन बने? पटाभी सितार मैया। कौन? पटाभी सितार मैया। आप लोग लिखना भैया, पटाभी सितार मैया। इन तीनों को ही जेबीपी कहा गया। क्या कहा गया? जेबीपी कहा गया। इनकी रिपोर्ट आती है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी? इनकी जो रिपोर्ट आई, इनकी रिपोर्ट कब आती है? तो इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी 1 अप्रैल 1949 में। कब रिपोर्ट पेश कर दी इन्होंने? तो 1 अप्रैल 1949 में इन्होंने भैया क्या कर दिया? रिपोर्ट पेश कर दी। ठीक है जी। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना किया जाए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्योग्राफिकल और फाइनेंस कंडीशन के आधार पर किया जाए। सर अनुच्छेद 368, क्या आप वहीं पे अटके हुए हो अभी अनमोल जी? अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि साउथ अफ्रीका से ली थी। कल भी हमने पढ़ा था, इतना दिमाग क्यों दे रहे हो बेटा? बताओ जल्दी। हैं आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हो? बताओ। हैं थोड़ा बहुत शेयर करो भाई, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हम भी आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये हमने पढ़ लिया। तो इन्होंने भी भैया एस के धर को सपोर्ट किया, धर आयोग का समर्थन किया। क्या किया इन्होंने? धर आयोग का समर्थन किया, इन्होंने भी क्या कहा? समर्थन। इन्होंने भी कहा समर्थन किया, सपोर्ट किया। इन्होंने भी कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। अरे कहां ध्यान है भैया? जेबीपी की फुल फॉर्म जे जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, पी पटाभी सितार मैया। कहां दिमाग है? मैसेज आ रहा है क्या? चलो पढ़ लो बेटा। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा आप लोगों ने इसको कि साहब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बता दी, ये हमने पढ़ लिया। अब क्या होगा? अब आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। अब तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य बनाने की एक मांग हो जाएगी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटटी श्रीरामुलु। क्या नाम था? पोटटी श्रीरामुलु। उन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया। वो भूख अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। 56 दिन तक भूख हड़ताल की, 56 दिन तक भूख हड़ताल की, और 15 दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। 15 दिसंबर 1952 में जब मृत्यु हुई तो देश में अफरा तफरी मच गई। उस अफरा तफरी को रोकने के लिए, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए नेहरू सरकार के द्वारा भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वो आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 में। कब? 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया जाता है। चलिए लिख लिया होगा। बात करें तेलुगु भाषा के आधार पर, किसके? तेलुगु भाषा के आधार पर। तेलुगु भाषा के लिए क्या होने चल लग गया बेटा? भाषा के आधार पर राज्य की अलग मांग होने लगती है। आधार पर राज्य की क्या होने लगती है बेटा? आधार पर राज्य की मांग।
ठीक है जी, इसकी मांग होती है। अब इसकी मांग कौन करता है, डिमांड कौन करता है एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए? तो वो डिमांड की थी पोटटी श्री रामुलु ने। किसने? पोटटी श्री रामुलु। ठीक है जी, पोटटी श्री रामुलु। हम लोग यहां पर बात करें श्री रामुलु। अब ये चीज आती है आपकी पोटटी श्री रामुलु, इन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन हुआ क्या, 56 दिन तक भूख हड़ताल की इन्होंने। 56 दिन तक ये अनशन पर रहे। किस पर रहे जी? अनशन पर रहे, अनशन पर रहे। और भैया इनकी 56वें दिन क्या हो जाती है? 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि इनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 में। जब इनकी मृत्यु हो गई तो भैया कांग्रेस सरकार दबाव में आ गई, तो नेहरू जी ने भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना दिया? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना था जी? बताइएगा। प्रथम राज्य, तो आप कहेंगे प्रथम राज्य 1 अक्टूबर 1953 में बनाया जाता है आंध्र प्रदेश। कौन सा जी? आंध्र प्रदेश। यहां पर आप लोग लिखना कि साहब आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। कौन सा भैया? तो आप कहेंगे साहब आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब आंसर्स आप लोगों के हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं कि साहब ये बन गया, अब क्या होगा? राज्य जब बन जाएगा तो और राज्य भी मांग करेंगे, जैसे कि 1956 में मांग कर दी थी पंजाब ने। पंजाब से हिंदी भाषी राज्य जो थे वो अपने आप को अलग करना चाहते थे। महाराष्ट्र और गुजरात में भैया विभाजन होता है, बंबई प्रेसिडेंसी हुआ करता था, बंबई से महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया था। अलग अलग डिमांड स्टार्ट हो जाती हैं। जब डिमांड स्टार्ट होती हैं, भूगोल कब स्टार्ट होगी सोनू भंडारी? पहले पॉलिटी खत्म हो जाएगी, फिर हाँ जी 58 दिन नहीं 56 दिन है। 56 दिन भूख हड़ताल चली थी माय डियर। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या पढ़ेंगे? राज्य पुनर्गठन आयोग हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं, अब क्या किया जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाएगा। पुनर्गठन आयोग बनाया जाएगा। समझना आप लोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो आप कहेंगे भैया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या हो जाएगा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्लियर है जी? इतना आप लोग लिखना, कमीशन। जब ये बनाया गया, इसको बनाया कब गया? तो आप बताना जरा कब बनाया गया था? जल्दी जल्दी से बता दो जी। 1953 में। कब बना दिया? 1953 में बना दिया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। यहां पर इसका गठन कब किया गया है? इसको कब बनाया गया? 1953 में बना दिया जाता है। ठीक है, 3 सदस्य संस्था थी ये, 3 मेंबर कमीशन था, 3 सदस्य संस्था थी। लिख लिए होंगे आप लोग, संस्था या 3 मेंबर कमीशन था ये। कैसा था जी? 3 मेंबर्स कमीशन था। ठीक है जी, ये चीजें भी आप लोग लिख लो भैया इंग्लिश में कि साहब ये कैसी संस्था थी। तो ये 3 मेंबर कमीशन था। अब इसके जो हेड थे, इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। कौन थे? डॉक्टर फजल अली। समझ रहे हैं आप लोग कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर फजल अली। और इसमें सदस्य कौन कौन थे? इसमें 2 सदस्य थे, जिसका नाम क्या था? एक का नाम था के एम पणिक्कर। क्या नाम था? के एम पणिक्कर। और एक का नाम था HN कुंजरू। क्या नाम था? HN कुंजरू। समझ गए आप लोग? कुंजरू। ये चीजें आप लोग लिखना।
कंजरू या कुंजरू, कंजरू लिख लो, इसका नाम है कंजरू। कहीं कहीं कंजरू लिखा है, कहीं कहीं कुंजरू लिखा है। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी? अरे पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है और आप कह रहे हो कब खत्म हो जाएगी। आप लोग थोड़ा सा सोचा करो, आप अडल्ट हो, 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हो, पढ़ते हो, तो इतनी चीजें समझो कि जो चैप्टर पहले दिन ही स्टार्ट हुआ है वो कितने दिन में खत्म होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि साहब इसने क्या किया। इसने अपनी एक रिपोर्ट पेश कर दी। क्या कर दिया इसने? अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। अगर सच में अच्छी लग रही हो ना क्लास, तो लाइक जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे साहब इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी। तो आप लोग बताना कि इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी मेरे भैया कब। तो इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है जी। और इनकी रिपोर्ट के आधार पर, इनकी रिपोर्ट के आधार पर क्या किया जाता है, रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया, रिपोर्ट के आधार पर भैया मेरे साथियों एक अधिनियम बनाया गया जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहते हैं। क्या कहेंगे जी इसको? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और ये अधिनियम जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहेंगे। ठीक है जी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहेंगे कि ये एक्ट 1956 में बनता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ जाता है। कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ जाता है। और इसके माध्यम से क्या होगा बता दीजिए जल्दी जल्दी से, बिल्कुल रिवाइज कराऊंगा। इसके माध्यम थोड़ी सी क्लास 5-6 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी आज, क्योंकि ये खत्म ही करना है मुझे। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने इसको। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पर बात कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम की। तो इन्होंने क्या कहा, इनका जो इनकी पहले सिफारिश की मैं बात कर लूं, इनकी सिफारिश क्या आती है? इनकी सिफारिश आई कि भारत में जो 4 ग्रुप थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन चारों को खत्म कर दिया। भारत में पहले राज्य जो थे वो ग्रुपों में बंटे हुए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, उन सबको समाप्त करके इसके द्वारा एक सिफारिश दी जाती है कि भारत में क्या किया जाए, भारत में 16 राज्य व 3 केंद्र शासित राज्य बनाए जाएं। सिफारिश है, सिफारिश है। अभी होगा क्या आगे? इन्होंने कहा कि 14 राज्य व 3 केंद्र शासित राज्य बनाए जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये चीजें आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं भैया? चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। चलिए बहुत शानदार। तो इनकी जो सिफारिश थी उस पर हम लोग चलते हैं कि इन्होंने क्या सिफारिश की। इन्होंने सिफारिश क्या की थी कि कितने राज्य बनाए जाएं। इनकी सिफारिश पर क्या किया गया, पहले तो इनकी सिफारिश आई कि 16 राज्य व 3 केंद्र शासित राज्य बनाए जाएं। 3 केंद्र शासित राज्य बनाए जाएं, यूनियन टेरिटरी बनाई जाएं। लेकिन बनाए कितने गए? लेकिन बनाए कितने गए थे? बनाए गए राज्य, तो आप कहेंगे 14 राज्य बनाए गए, 14 राज्य बनाए गए व 6 यूटीज बनाए गए। कितने? 6 यूटीज बनाए गए। बताइए, बिल्कुल सही, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात ये आ गई कि ये तो हमने पढ़ लिए जो 559 रियासतें हुआ करती थी बेटा,
गॉड गुड ज्ञान जी, मैं कल नागरिकता कराऊंगा, उसमें यही चीजें पढ़ाने वाला हूं। सिटीजनशिप में एनआरसी क्या है, सीएए क्या है, वो सारी चीजें मैं कल आपको नागरिकता में कराऊंगा। इतना हम लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। चलिए अब कुछ बेटा रह गया है, इसका कुछ 4-5 लाइनें थी जो रह गया है, तो उनको हम कर लेंगे। बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद भैया मांग उठने लग जाती है, मांग उठने लग जाती है कि जो बंबई प्रेसिडेंसी थी, बंबई प्रेसिडेंसी को क्या किया गया, बंबई प्रेसिडेंसी को क्या किया जाता है, कौन सा संविधान संशोधन था, प्रेसिडेंसी। तो आप लोग कहेंगे बंबई प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी। इससे क्या किया गया, 2 अलग अलग राज्य बना दिए गए। क्या कर दिया गया, अलग अलग राज्य बना दिए गए। एक तो बना दिया महाराष्ट्र, क्या बनाया, एक महाराष्ट्र बनाया, और एक बनाया गुजरात। क्या बनाया, गुजरात बना दिया। यहां तक समझ गए। ये बना कौन से संविधान संशोधन से था, जल्दी जल्दी से बता दो। कौन कौन मेरे साथी बताएंगे कि इसका क्या हो सकता है आंसर। तो आप क्या कहिएगा, जल्दी से बता दो। तो 1960 में ऐसा किया गया था। कब, 1960 में ऐसा किया गया था। तो इनको हम कह सकते हैं 1960 में। चलिए भैया दूसरी क्लास भी है आप लोगों की, अभी दूसरी क्लास भी है आप लोगों की, वो भी होनी है। तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे सारी चीजों को। समझ गए आप लोग। चलिए बहुत बेहतरीन, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे। कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, मजा आया पढ़ने में या नहीं आया। अगर कसम से मजा आया हो ना तो एक कमेंट डाल देना कि सर जी मजा आया पढ़ने में, मजा आया पढ़ने में, ऐसे कमेंट डाल देना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर इसी समय, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।